हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने अपने लेक्चर में नेम रिएक्शन सीरीज जो कि चालू कर रखी है 12 नंबर तक सीरीज हो गई है। अब हम 13 से आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं कौन सी क्रिया है। 13 नंबर हो जाएगी बोरोडीन हुंसलीकर रिएक्शन। ये 13 नंबर की क्रिया होगी जिसको हम कहते हैं बोरोडीन हुंसलीकर। बोरोडीन हुंसलीकर अभिक्रिया। तो क्या होती है ये बोरोडीन हुंसलीकर अभिक्रिया, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम लेते क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई सिल्वर लवण ले लेते हैं और उसको ब्रोमीन के साथ क्रिया करा देते हैं CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और एक हैलाइड बन जाता है, एल्किल हैलाइड हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। हमने लिया है कोई वशांत, हम जैसे RCH2 COOH ले रहे हैं, सॉरी AgBr ले रहे हैं, यहाँ पे Ag ले रहे हैं और इसमें डालते हैं क्या, Br2 ब्रोमीन डाल देते हैं। प्रेजेंस क्या होगी, CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, में क्रिया करवाएंगे। तो ये जब इसमें क्रिया होगी तो आपको पता है यहाँ से ब्रोमीन जो होगा, एक ब्रोमीन Ag के साथ निकल जाएगा, AgBr बनाकर सिल्वर AgBr हो जाएगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। CO2 ये वाली निकल जाती है तो यहाँ पे CO2 निकल जाएगी और साथ ही साथ RCH2 Ag के स्थान पर यहाँ से Br एक लग जाएगा, तो RCH2 Br बन जाता है। RCH2Br ये होता है ब्रोमाइड एल्किल, ये पूरा एल्किल समूह हो जाता है। अगर यहाँ CH2 ना मिले तो R ले सकते हैं, आपको पता है RCOOAg प्लस Br2 डाल सकते हो आप और प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे तो RBr प्राप्त हो जाता है। बाकी यही निकल जाएगा, आपको पता ही है। तो हम यहाँ पे R बराबर हम कुछ मेथिल या एथिल लेकर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं R बराबर क्या होता है, तो एल्किल समूह होता है R, जिसमें R एक कार्बन का है तो मेथिल, 2 कार्बन का है तो एथिल और 3 कार्बन का है तो प्रोपिल होता है। हम मेथिल लेकर देख लेते हैं। CH3COOH। CH3COH क्या होता है, मैंने कहा ये सिल्वर लवण होंगे किसके, तो वसी अम्ल, वसा अम्ल के। ये वसा अम्ल क्या होते हैं, जो RCOOH वाले समूह होते हैं, COOH के जो यौगिक होते हैं वो वसा अम्ल कहलाते हैं, जिनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया भी हुआ है, एस्टिक अम्ल ले रहे हैं और एस्टिक अम्ल का अगर हम देखें, यहाँ से यह Ag जो लगा हुआ है ये H हाइड्रोजन को रिलीज करके लगता है, यानी इस H को अगर हम हटा दें तो ये एस्टिक अम्ल से बन जाएगा सिल्वर लवण, किसका, Ag का। ये हो गया, ये एसिटिक अम्ल था। अब ये सिल्वर एसिटेट बन जाता है, क्या बन जाता है, सिल्वर एसिटेट। अब इस सिल्वर एसिटेट को ब्रोमीन से क्रिया करवा देते हैं Br2 से। प्रेजेंस क्या होगी, आपको पता है CCl4 की प्रेजेंस होगी, CCl4 में क्रिया करवाई जाएगी जो कि आसवन कहलाती है। और जब ये आसवन हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, CH3 रहेगा और यहाँ पर Br एक लग जाएगा, CO2 निकल जाएगी, AgBr के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे AgBr बन जाएगा प्लस, माफ कीजिएगा, ये Ag नहीं मेथिल और ये ब्रोमाइड, यहाँ AgBr निकलेगा, AgBr ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है और साथ में क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ब्रोमीन का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है तो ब्रोमाइड कहलाएगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। यहाँ पे बात करें तो इसको हम कहते हैं सिल्वर एसीटेट। COO तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो ये एसीटेट कहलाएगा। अगर यहाँ H होता, COO होता तो ये फॉर्मेट कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये CH3COH क्या कहलाएगा, एसीटेट, कैसा, सिल्वर का। तो सिल्वर एसीटेट, एसीटेट कहलाएगा, सिल्वर एसीटेट हो जाता है। ये ब्रोमीन से क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ये CCl4 है, की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड
बनाता है। तो आई होप कि अब क्रिया आपको समझ में आई होगी। इसमें आपको क्या करना होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लेना होता है, उसको Br2 से क्रिया करवाना होता है। क्रिया जो होगी वो CCl4 की उपस्थिति में होती है और क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। जैसा आप देख रहे हैं RX बन जाते हैं, और X होगा तो कौन सा होगा, यहाँ पे Br हो जाता है, X की जगह पर Br, जनरली Br बन जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये कहलाती है हुंसडीन बोरोडीन हुंसडीकर प्रक्रिया, बोरोडीन हुंसडीकर प्रक्रिया। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगली क्रिया विलियमसन संश्लेषण यानी कि विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं। ये क्या होती है, जब इसमें एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड, एल्किल हमने बता रखा है आपको, R याद कर लीजिएगा, और X यानी हैलाइड अर्थात FClBrI ले सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड अर्थात एल्कोहल का H हटाकर कोई धातु लगाना होता है, तब जाके बनता है एल्कोक्साइड। देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया RO, अगर यहाँ पर H है तो ये एल्कोहल है, लेकिन अगर ये H हमने हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया क्या, Na, तो ये, क्योंकि आपको पता है एल्कोहल का हाइड्रोजन जो होता है वो धातुओं के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ पे धातु जो है वो सोडियम है, सोडियम के साथ इसने क्रिया कर ली होगी, H निकल गया होगा, इसका धात्विक ऑक्साइड बन जाता है, कौन सा, एल्कोक्साइड। तो ये एल्क, ये ऑक्साइड और किसका, सोडियम का, तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाता है। ये क्रिया करते हैं किसकी प्रेजेंस में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, शुष्क एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से Na और X, ये दोनों Na और X निकल जाते हैं, बनता क्या है, ROR, जो कि क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं ये एल्किल हैलाइड है, हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से, यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है, ईथर बनता है, और साथ में क्या निकलता है, तो NaX जो कि सोडियम साल्ट होता है, सोडियम का लवण होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मेट पर अगर हम R देखें तो R हमारा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर R सेम है तो R लिखते हैं, R इधर भी लिखेंगे, अगर R डिफरेंट है तो R लिखकर O उसके बाद R डैश लगा देते हैं, अर्थात डैश का मतलब यहाँ पर अगर एक R मेथिल है तो दूसरा R एथिल भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, एक R सेम लेकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम R बराबर क्या ले रहे हैं, CH3 लेते हैं, और मेथिल जिसको कहते हैं CH3, और यहाँ पे X के स्थान पर हम क्लोरीन ले रहे हैं, Cl, क्लोरीन, मेथिल क्लोराइड हो गया, प्लस यहाँ पे भी मेथिल लेते हैं CH3, आप चाहें तो एथिल ले सकते हैं, तो एथिल, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और साथ में ये हो जाएगा Na। तो मेथ ऑक्साइड है किसका, सोडियम का मेथ ऑक्साइड है, ये मेथिल हैलाइड है, इसका नाम लिख दे रहे हैं मेथिल, मेथिल क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड। ये जो शुष्क ईथर में, शुष्क एसीटोन में क्रिया करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ईथर बनाएंगे, शुष्क एसीटोन में गर्म करेंगे इसको, ये बन जाता है क्या, मैंने कहा X यहाँ का निकल जाएगा, और ये कैसे टूटते हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा, X जाता है माइनस में, ये कार्बन जाता है प्लस में, यहाँ का ये धातु है ये जाएगा प्लस में, और ये ऑक्सीजन जाएगा माइनस में, माइनस वाला प्लस से और प्लस वाला माइनस से क्रिया कर लेता है। यहाँ पर भी आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं, माइनस प्लस, और यहाँ तोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से टूट कर क्रिया हो जाती है। अब क्रियाएं जब होती हैं तो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे CH3 आ गया, CH3, और क्योंकि CH3 ये प्लस में है तो इससे माइनस वाला पार्ट जुड़ेगा, यानी कि OCH3 जुड़ जाएगा, OCH3 जुड़ गया, और साथ में ये Na और Cl क्या बना लेंगे, लमड़ बना लेंगे, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और ये मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी
मीथेन बन जाता है, जिसको डाई मेथिल ईथर भी कहते हैं, क्योंकि ये ईथर एक प्रकार का कौन सा है, तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, ये ईथर है। इसको दो मेथिल होने के कारण इसको डाई मेथिल ईथर कहते हैं। अगर एक मेथिल होता, आपने R डैश अगर लिया होता तो ये एथिल ले सकते थे, तो मेथिल एथिल ईथर बोलते, और या फिर अगर आप दोनों एथिल ले रहे हैं तो डाई एथिल ईथर हो जाता है। तो इस तरह से आप एथिल ईथर बना सकते हैं विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। तो विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो ईथर उत्पाद के रूप में देती है, किससे क्रिया करके, तो आपको पता है एल्किल हाइड और सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से क्रिया करके। तो अब नेक्स्ट प्रक्रिया देखते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। हाफमैन अमोनोलिसिस के बारे में जानते हैं हम। नेक्स्ट प्रक्रिया हमारी है हाफमैन अमोनोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसको अमोनिया से क्रिया करवाते हैं। अल्कोहलिक माध्यम में ये जलगठित हो जाता है, यानी टूट जाता है अमोनिया, और टूटकर एक्स को भी स्थापित कर देता है। कैसे, तो आप देख सकते हैं एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, RX ले रहे हैं, इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं, एल्किल हैलाइड प्लस NH3 जो कि क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया जाएगा, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, एक H इसका विस्थापित हो जाएगा, H यहाँ से HX बना लेगा, और ये एथनॉलिक विलेन या फिर अल्कोहलिक विलेन यहाँ पे डालते हैं, अल्कोहलिक विलेन, अल्कोहल डालते हैं, और अल्कोहल डालकर क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो यहाँ का एक H और ये X क्या बना लेते हैं, -HX हो जाते हैं, X लिखते हैं यहाँ पर HX, और बचता क्या है यहाँ पर, जब एक H निकल जाता है तो ये बचता है NH2 बॉन्ड के साथ में, यानी एक बॉन्ड बनाएगा तो ये बना लेगा इससे। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये टूटेगा किसमें, H चला जाएगा प्लस में, और ये आएगा माइनस में, और ये R प्लस में जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता है NH3 जो अमोनिया होता है NH3 होते हैं, तो NH हम तीनों अलग अलग बना दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, ये H, ये H और ये H। अब ये टूटेगा प्लस में और ये जाएगा माइनस में, ये भी टूटेगा इस तरह से, तो ये भी टूट सकता है प्लस में माइनस में, है ना, और ये प्लस में ये माइनस में, तो इस पर इस तरह से 3 माइनस आ जाते हैं, और ये हाइड्रोजन तीनों प्लस में टूट जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी एक हाइड्रोजन निकाला है, एक हाइड्रोजन निकाल के अमोनिया का अमोनोलिसिस करवा देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। बनता क्या है, तो ये R और ये NH2 जुड़ जाता है, तो बन जाता है R बॉन्ड NH2, ये कहलाता है एल्किल एमीन, एल्किल एमीन कहलाता है। और ये एल्किल एमीन जब बनता है तो साथ में मैंने कहा HX भी निकलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस क्रिया को हम अगर और आगे चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अमोनिया का टूटना हो रहा है, अमोनोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एल्किल हैलाइड फिर से डालेंगे तो यहाँ द्वितीयक एमीन बन जाएगा। अभी ये प्राथमिक एमीन होता है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। और एमीन में 1 डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो अमोनिया का N जो होता है वो अगर 3 कार्बन से अर्थात R से घिर जाए, यहाँ पर H होते हैं आपको पता है, लेकिन अगर यहाँ पर R1 आ गया तो ये प्राथमिक हो जाता है। अगर यहाँ N 2 कार्बन से घिर जाए अर्थात 2 एल्किल समूह से घिर जाए तो ये द्वितीयक एमीन हो जाता है, और अगर R 3 कार्बन से घिर जाए तो ये तृतीयक एमीन हो जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम RX एक और डाल दें तो इसके 2 H अभी मौजूद हैं यहाँ पर, ये दोनों H भी विस्थापित हो जाते हैं। हम आपको फॉर्मेट बता दे रहे हैं, ये भी फॉर्मेट है, अब क्रिया आप अपने आप देख लीजिएगा, फॉर्मेट पे आधारित हम अब क्रिया आपको पूरी बता दे रहे हैं, देखिएगा। अगर इसको उठा लिया जाए, इस वाले RNH2 को उठाया जाए, RNH, और यहाँ पे मैंने कहा 2 H है तो NH2 हो जाएगा, और इसको HX से फिर से क्रिया करवा दें, HX नहीं, हाँ सॉरी RX से, RX से क्रिया करवा दें तो R फिर से टूटेगा और H के साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे R जो होगा H के स्थान पर चला जाएगा, X HX फिर से बाहर निकल जाएगा, यही माध्यम क्रिया वही होनी है, आपको पता है। तो यहाँ R जाएगा, एक H को हटाकर यहाँ पे लग जाएगा, तो R हो जाएंगे अब 2, R का हो जाएगा होल ट्वाइस, एक H निकल गया है, N बचा हुआ है, और यहाँ पे एक H बचा हुआ है। मैंने कहा 2 H थे, एक H निकल गया और उसके स्थान पर R आ गया, तो R2NH बन गया, प्लस क्या हो जाएगा, HX निकल जाएगा, HX, ये बन जाता है द्वितीयक एमीन, ये द्वितीयक एमीन हो जाता है। अब अगर हम इसको उठाएं, इसमें भी अभी एक H है, ये भी R के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, यानी अगर ये RX डाल दें तो ये RH को हटाने चला जाएगा और फिर से तृतीयक एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर RN
आर का होल ट्रेस कर लेते हैं क्योंकि हमने ये वाला लिया है, आर का होल ट्रेस NH प्लस इसमें डालते हैं RX, और जब RX डालेंगे तो पुनः वही क्रिया होगी, अल्कोहल के माध्यम में क्रिया होगी, और यहाँ से ये वाला H हट जाएगा, ये R आ जाएगा, तो हो जाएगा R का होल थ्राइस N। अब ये कहलाता है तृतीयक एमीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, HX निकल जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें अभी एक R और जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, तो ये एक R और लेकर इसको बना लेगा R4NHX, तो ये आप करवा सकते हैं क्रिया, और ये बन जाएगा क्या, एक संकुल लवण की तरह से बन जाता है, क्योंकि उपसंयोजी बंध यहाँ पर बन जाता है। तो अब इतना यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर R बराबर आप लेना चाहें तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, और X के स्थान पे अगर आप लेना चाहें तो FClBrI, यानी ClBr और I जनरली आप लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाती है क्रिया कौन सी, अमोनोलिसिस। किसकी है, हाफमैन अमोनोलिसिस कहलाती है। नोट कर लीजिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। तो अगली क्रिया हमारी है हाफमैन ब्रोमेमाइड क्रिया। इसमें क्या होता है, हाफमैन ब्रोमेमाइड, क्योंकि हाफमैन की अब क्रिया है तो हम कंटिन्यू आपको दे रहे हैं, हालांकि ये एमाइड की क्रिया होती है, जबकि इससे पहले जो आपने अभी देखी है वो एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है, तो दोनों में अंतर होता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड क्रिया क्या होती है, इसमें लेते हैं RCONH2। ये क्या होता है हम बताते हैं आपको। तो RCOOH जो यौगिक होता है, इसका OH समूह NH2 के द्वारा विस्थापित हो जाता है, अर्थात इसका अमोनिया के द्वारा विस्थापन होता है, NH2 यहाँ पर आ जाता है, तो ये बन जाता है एमाइड, इसको कहते हैं एमाइड। तो ये जब इससे क्रिया करेगा, अर्थात अमोनिया से क्रिया करता है और जल निकल जाता है, हम आपको क्रिया करा के दिखा देते हैं। NH3 लेते हैं और ये बन जाता है क्या, RCO, और यहाँ आ जाता है NH2 प्लस H2O, क्या हो जाता है, निकल जाता है। यहाँ पे आप सामने H2SO4 डाल सकते हैं निर्जल कारक के रूप में, तो इस तरह से एमाइड बन जाता है, ये एमाइड कहलाता है। लेकिन अब आप एमाइड समझ गए हैं, तो अब इसकी क्रिया देखते हैं क्या होता है। इसकी क्रिया करवाते हैं Br2 प्लस 4KOH, 4KOH से क्रिया करवाएंगे। अब यहाँ से क्या होता है तो देखते हैं क्या बनता है, इसको आपको देखना होगा और ध्यान से समझना होगा। इस क्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड। ब्रोमीन से क्रिया होती है और एमाइड से क्रिया होती है, इसलिए इसको ब्रोमेमाइड क्रिया कहते हैं। और इसको दिया किसने है, तो हाफमैन ने दिया, इसलिए इसको हाफमैन ब्रोमेमाइड क्रिया कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा अच्छे से। तो R क्या करते हैं, RCONH2 से CO जो होता है वो निकल जाता है। कैसे निकलता है आपको ध्यान देना होगा अच्छे से। यहाँ पे KOH, K कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, 4 OH दिख रहे हैं, तो 2K और 2 Br क्रिया करके 2K Br बाहर कर लेते हैं, 2K Br निकल जाता है। तो बचते क्या है, 4 OH बचते हैं। 4 OH में 4H और 2H2O बना लेते हैं, 2H2O बना लेते हैं। बच्चे 2 O वो यहाँ मिल जाते हैं इसको, और अभी 2 K बचे हुए हैं, 4 थे 2 K बचे हुए हैं, तो ये बना लेंगे K2। मैंने कहा 2 K यहाँ निकल गए, 2 यहाँ पर K2, और CO यहाँ से निकलेगा, CO यहाँ से निकल आया, और 2 O यहाँ से जल में गए हुए हैं, 2 बचे हुए हैं क्योंकि 4 हैं। अब यहाँ से क्या बच जाएगा, बन जाएगा CO3 बन जाएगा। आपको अगर नहीं पता है कैसे कितने संख्या में कितने परमाणु हैं, तो आप इसका इस संख्या से गुणा कर लें। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो एक 1 है, और एक का गुणा 4 से करेंगे तो 4 के हो जाएंगे। यहाँ पर भी 1 को दिख रहा है, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। H भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आगे ध्यान दीजिएगा। ये K2 CO3 बन जाता है, बचा क्या, R बचा और NH2 बच गया, तो ये बन जाता है R बॉन्ड NH2। तो आपने देखा एमीन बन जाता है, एल्किल एमीन, और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, कैल्शियम ब्रोमाइड निकलता है, और साथ ही साथ जल निकल जाता है। तो इस क्रिया को देखते हैं, फॉर्मेट है हमारा। अब फॉर्मेट में R बराबर कुछ लेकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर R बराबर हम ले रहे हैं इस बार C2H5। ये होता है क्या, एथिल समूह होता है। अभी आप देख रहे थे यहाँ पे एमाइड था, और एमाइड में कौन सा है, कितने कार्बन है, एल्किल एमाइड है। अब हम ले रहे हैं एथिल एमाइड कह सकते हैं इसको, एथिल एमाइड। इसको प्रोपेनेमाइड भी कहते हैं, CONH2, इसको बोलते हैं प्रोपेनेमाइड। ये एमाइड, ये ब्रोमीन, ये क्षार, और ये बन गया क्या, एल्किल एमीन।
एल्किल एमीन होते हैं। जहां NH2 समूह होता है उसको एमीन बोलते हैं। आर तो आप जानते ही हैं एल्किल हो गया। तो मेथ, इसमें एक कार्बन, दो यहाँ तीन हो जाते हैं, 2 + 3, तो मेथ है प्रोपिल एमाइड। इसको बोलेंगे क्या? प्रोपिल एमाइड। और इसकी क्रिया करवाएंगे Br2 से +4KOH। ये 4KOH क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। तो ये आपको पता है क्या क्या निकलेगा यहाँ से। तो सेम प्रोसेस, बाकी सारी चीजें ऐसे ही निकल जाएंगी, बस R की जगह पे आपने C2H5 लिया। तो यहाँ पे C2H5, ये C2H5 और ये CO निकल जाएगा, आपको पता है। तो बचेगा क्या? NH2, C2H5 NH2। ये हो जाता है एथिल एमीन। एथिल एमीन ये बन जाता है एथिल एमीन। साथ में क्या निकलेगा? तो आपको पता है 2 Br, 2 K के साथ जाएंगे, 2 और K बचेंगे अभी, तो +2K Br +K2 और यहाँ का ये CO और 2, क्योंकि 4 H है 4 O हैं तो 2 O ले लेंगे यहाँ से, CO3 हो जाएगा। 4 H और 2 H बचे तो ये बना लेंगे 2H2। ये हो जाती है कौन सी क्रिया? हाफमैन ब्रोमेमाइड क्रिया। आई होप कि अब क्रियाएं आपको समझ में आ रही होंगी। और अब हमारी यह क्रिया आपको एक प्रैक्टिस के रूप में करना है, जिसमें आपको R बराबर क्या लेना है? मेथिल लेना है, CH3 और CONH2 रहेगा, CONH2। आप बताइएगा इस क्रिया से आप क्या बना सकते हैं। आपको Br2 डालना है यहाँ पर और KOH डालना है, इसको गर्म करना है, क्रिया करवानी है। आप बताइएगा क्या बनना है यहाँ पर। तो हमारी नेक्स्ट क्रिया है हैलोफॉर्म क्रिया। आइए देखते हैं क्या होती है हैलोफॉर्म क्रिया। तो हैलोफॉर्म में आपको पता है हैलोजन्स लेते हैं, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। आपको पता है X जो होता है यहाँ पर FCl-Bri। अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, इसमें आपको पता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म बनता है। अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन से, बाकी सभी पदार्थ होंगे। एथिल अल्कोहल लेंगे, एथिल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड से क्लोरल बनाएंगे, लेकिन ये क्षारीय क्लोरीन के प्रेजेंस में होगी क्रिया। क्षारीय क्लोरीन कैसे लेते हैं अभी बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने कहा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म बन सकते हैं इस क्रिया से, इसलिए इसको हैलोफॉर्म, क्योंकि हैलोजन का कोई एक फॉर्म बनता है उसको हम हैलोफॉर्म कहते हैं। अब क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन ले रहे हैं ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म। हम एथिल अल्कोहल लेते हैं यहाँ से, तो CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ये स्टेप कई हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एथिल अल्कोहल को क्या करवाते हैं? किससे? क्लोरीन से करवाते हैं। कैसा? तो NaOH डालकर, NaOH, ये ध्यान रखिएगा। NaOH से क्रिया करवाएंगे। कितने NaOH लेंगे? 2 NaOH लेंगे। अब ये क्रिया करेगा, तो ये क्रिया करेगा। अब यहाँ से 2 क्लोरीन जाएंगे और ये 2 H रिमूव हो जाएंगे। जब ये क्षारीय क्लोरीन डालोगे तो ये 2 H आपके रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे? तो यहाँ से पहले निकलेंगे ये। अब यहाँ से 2 नन निकालकर एक H हम ऐसे कहेंगे कि एक इसका निकलेगा और एक इसका H निकलेगा। ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक कार्बन का खाली हो जाएगा, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो CHO हो जाएगा, CH3C। अब हम कहें तो पहले वाला एक H रहेगा, इधर रहेगा, और ये O था, इसके साथ H लगा था, अब ये डबल बॉन्ड बना लेगा इससे, तो ये CHO बन जाता है। इसको एल्डिहाइड लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको CH3CHO पता है। और यहाँ से 2 NH क्रिया कर लेंगे, प्लस 2 NaCl प्लस 2H2 प्लस 2H2O निकल जाता है। तो ये हम यहीं पर लिख सकते हैं 2H2O, 2H2, ये बन जाता है एल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड होता है, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड लेते हैं, ये नमक बन जाता है और ये जल बन जाता है। अब इस एसिटैल्डिहाइड को उठाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप था इसका, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हालांकि स्टेप थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको पूरी समझ में आ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसको उठाएंगे CH3CHO को, और इसको क्रिया करवाएंगे Cl2 से, कितने मोल? 3 मोल, क्योंकि हमें यहाँ पे अब अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है उससे लगा पहला कार्बन, क्रियात्मक समूह का, मैंने कहा फिर से सुनिएगा, क्रियात्मक समूह का पहला कार्बन जो होता है उससे लगा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। आप समझ सकते हैं, CHO होता है और ये C, इस पर 3 H लगे हुए हैं, ये ऐसा एस्टरडिहाइड है, ये एस्टरडिहाइड है।
ये क्रियात्मक समूह है और इसका ये पहला कार्बन है, और इस कार्बन से लगा जो पहला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस पे लगे हाइड्रोजन सभी क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्टरेडिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये तीनों। तो अल्फा हाइड्रोजन, इन्हीं तीनों अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करेगा, रिमूव कर देता है। तो क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 3NaOH भी लेंगे, 3NaOH भी लेंगे, बराबर मात्रा में लेंगे इसको, और इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब ये 3H और 3Cl, वैसे तो 3HCl बना लेंगे, 3 क्लोरीन यहाँ पर आ जाएंगे, ये बन जाएगा CCl3 और बचेगा CHO। ये ट्राइक्लोरो एस्टरडिहाइड, एस्टरडिहाइड था, इसमें 3 क्लोरीन आ गए, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, या इसको क्लोरल भी कहते हैं, क्लोरल। यही क्लोरल है जो डीडीटी बनाने में भी काम आता है, डीडीटी बनाने में भी काम आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या बनेगा, क्लोरल बन जाएगा। अब यहां से 3H रिमूव हुए, 3H के साथ Cl होंगे और 3NaOH है, तो ये NaOH और HCl से क्रिया कर लेंगे तो लवण और जल बन जाएगा। कितना बनेगा, 3NaCl बन जाएंगे, और इसके H और इसके OH तीन क्या बना लेंगे, 3H2O बना लेंगे। कैसे, मैंने कहा ये OH और ये इसके 3 OH है। यहां से देख लीजिएगा ये पूरे समूह कितने हैं, 3 है, Na भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है, तो OH जाएंगे, Na रह जाएगा, NaCl से क्रिया करेगा, ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एस्टरडिहाइड और NaCl और साथ में 3H2O बन जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड नंबर स्टेप अपनाते हैं, थर्ड नंबर, और यहां से भी इस क्लोरल को उठाते हैं। अब ये क्लोरल क्या करेगा, CCl3CHO, ये क्रिया करेगा किससे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, NaOH से, NaOH से क्रिया करेगा, क्षार से क्रिया करेगा। तो ये जब क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम तोड़ रहे हैं जरा। तो यहाँ से ये CHO टूट जाएगा, और यहाँ से NaO टूट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ से ये CHO पूरा टूटेगा, तो ये कार्बन जाएगा इससे, ये वाला फॉर्मेट इससे जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा प्लस में कार्बन और ये जाएगा कार्बन माइनस में। तो इससे देखिएगा क्या बनेगा, CH, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, CHCl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। साथ में क्या निकल जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साथ में बन जाएगा NaOCH, यानी हम इसको कह सकते हैं HCOONA। H मैंने पहले लिख लिया ये वाला, HC, ये O और ये O, फिर ये ONA, ये कहलाता सोडियम फॉर्मेट, तो ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म, या इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जो निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और ये बन जाता है सोडियम फॉर्मेट कब बनता है, जब फार्मिक अम्ल का H निकल जाता है, उसके स्थान पे सोडियम आ गया तो सोडियम फॉर्मेट हो जाता है। ये बन जाता है क्या, सोडियम फॉर्मेट बन गया और क्लोरोफॉर्म बन गया। इस तरह से अगर आप क्लोरीन डाल रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर क्लोरीन कितने, 2 यहाँ पे 1 2 3, एक कहीं पर इशू हुआ है, 2 वही तो है, ठीक है, 4 ml। तो इसमें आप देख सकते हैं, अब इस अगर टोटल अक्रिया इसकी आपको देखनी है क्लोरोफॉर्म की, तो कैसे बनती है उसको भी देख सकते हैं आप। टोटल अक्रिया कैसे देखेंगे उसको ध्यान से समझिएगा जरा। इस अक्रिया को इतना बड़ा ना समझकर हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो आप ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिया है और कहाँ से स्टार्ट किया है अक्रिया को, उसको ध्यान देना है आपको बस। तो मैंने एथिल अल्कोहल लिया था और क्लोरीन लिया, NaOH लिया, यहाँ भी क्लोरीन लिया, NaOH लिया, यहाँ भी NaOH लिया, तो ओवरऑल कितने NaOH लिए, कितने क्लोरीन लिए और क्या लिया शुरुआत में। तो मैंने क्लोरल तो बीच में लिया नहीं था, लेकिन ये बन गया है, एस्टरडिहाइड बन गया है, क्लोरल बन गया है, देखते हैं। तो मैंने एथिल अल्कोहल लिया था, CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल हमने ले लिया, ये पूरा पदार्थ ले लिया। अब जो हमने शुरुआत में लिया था जिससे क्रिया हुई, नया जो बना है वो तो बीच में, ये जैसे एस्टरडिहाइड बन गया, ये बना था, उसी बने वाले को हमने उठा लिया, तो हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये क्लोरल बना था, क्लोरल को भी हमने लिया, तो हम इसको नहीं यहाँ पर लिखेंगे, बाकी जो भी दिख रहा है हम उसको ले लेंगे।
यहाँ पे Cl कितने लिया, तो 2, 1 यहाँ लिया है, 3 यहाँ लिए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4Cl2 हो जाएंगे। टोटल मैंने क्या बोला है, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 4Cl2 हो गए, प्लस NaOH कितने लिए, तो 3 यहाँ पर लिए हैं और 2 माफ कीजिएगा 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 5 NaOH लिए हैं, 5 NaOH। अब इतनों को लेकर और एक यहाँ पर भी है ये, तो माफ कीजिएगा यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो 6 NaOH, ये और ये सब टोटल मिला के 6 NaOH पूरी क्रियाओं में लिए गए, पूरी क्रियाओं में लिए गए। अब इनको क्रिया करवाया गया है, तो आपको पता है हमारा प्रोडक्ट ये लिया, जो बना था वो यहाँ लिया गया था, जो बना था वो लिया गया था, हम उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब इससे क्या बना है, टोटल हमारा फॉर्म जो बना हुआ है वो है हमारा CHCl3 जो लास्ट में बना हुआ है। इसके साथ में क्या निकला हुआ है, तो आप देख सकते हैं NaCl बने हैं, कितने बने हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ, कितने हो गए 5 NaCl, और जल कितने बने, तो 3 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ पर, तो 3 2 5 H2 प्लस 5 H2O। अब इसके बाद क्या बच रहा है, तो अब सारी चीजें हो गई हैं, बचा क्या, फॉर्मेट बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे क्या HCOONA। तो ये पूरी ओवरऑल अभिक्रिया हमारी क्लोरोफॉर्म की होती है। अब ये क्लोरोफॉर्म मैंने कहा इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने क्लोरीन लिया है, अगर यहाँ H2 ले रहे हैं तो ये हेलोफॉर्म कहलाएगी। अगर आप H2 ले रहे हैं तो H2 के स्थान पर हमने कहा आप Cl2 या Br2 या I2 ले सकते हैं। अगर आप क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन लेंगे हर जगह पर तो ब्रोमोफॉर्म, और आप आयोडीन ले रहे हैं तो इससे आयोडोफॉर्म बन सकता है। तो ये क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करिएगा और पुश करके थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी ये क्रिया। थैंक यू, गुड बाय।